हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी एक जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चट्टाने या शेले, रॉक्स। इंग्लिश में रॉक्स बोलते हैं। चट्टाने या शेले क्या हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है, इन पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। सब्सक्राइब और लाइक मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप जानो। तो परिभाषा बिल्कुल आपको चट्टान आखिर क्या है, तो इसकी मैंने एक लाइन लिख रखी है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले या मिलने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो मुलायम हो या कठोर, उन पदार्थों को चट्टान कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर या मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, रॉक्स। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि ये क्रस्ट क्या है। मैंने बोल दिया कि क्रस्ट भाग में मिलने वाले, तो इस क्रस्ट को समझते पहले ये क्रस्ट क्या है। इसके लिए मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर ले जाता हूं। यहां पे मैं बना रहा हूं ग्लोब, ये पृथ्वी। इस पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो मुख्य रूप से 3 भागों के रूप में बांटी गई है इस तरह से। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, मध्यवर्ती भाग और बाहरी भाग। इसमें से भी मैं एक टुकड़ा 1/4 भाग को निकाल कर इधर बना रहा हूं। ठीक। ये पृथ्वी का 1/4 भाग मैंने बाहर बना दिया निकाल कर। ये तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं चट्टान और उनके प्रकार, वो पूरा संबंधित है इस भाग से। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये, और इसी भाग का नाम है क्रस्ट। ये इसी भाग का नाम है क्रस्ट। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ, तो पृथ्वी के जो ये भाग है, पृथ्वी के इस भाग में मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर व मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। ठीक। तो इसी के साथ थोड़ा बहुत और आगे देख लेते कि पृथ्वी में ये फिर नीचे वाले क्या है थोड़ा। तो इसका नाम तो भूवैज्ञानिकों ने दिया है क्रस्ट। इस बीच वाले भाग को नाम दिया है इसका मेंटल, और इस नीचे वाले भाग का नाम दिया है क्रोड। तो ये कुछ पृथ्वी के आंतरिक भागों के नाम है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, अच्छा रहेगा। क्रोड, मेंटल, क्रस्ट, ऊपरी भाग क्रस्ट। हमें चट्टाने पढ़नी है, हमारा जो भाग ज्यादातर संबंधित रहेगा वो क्रस्ट से रहेगा। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। ये पृथ्वी है, तो आपने सुन रखा होगा बिल्कुल कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, सिद्धांत जो बोल रहे, जो भी भूगोलवेत्ताओं ने सिद्धांत निकाल के रखे, खगोल शास्त्रियों ने, तो सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानते हैं हम। कि इसको पहले समझ लेते हैं हम थोड़ा। ऐसी घटना ऐसा मानते हैं कि सूर्य से कोई खगोलीय पिंड आके टकराया होगा। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले सूर्य से कोई पिंड आकर टकराया होगा, जिससे सूर्य का एक भाग वहां से टूटकर, सूर्य का कुछ भाग यहां से टूटकर इधर ब्रह्मांड में दूर तक चला गया। एक भाग टूटकर दूर हो गया, ठीक है, सूर्य से। और उस भाग के भी बहुत सारे टुकड़े हो गए, इस भाग के भी बहुत सारे टुकड़े बन गए इस तरह से, अलग अलग। ऐसे 8 टुकड़े बन गए, 8 या 9। जैसे हम अभी ये जो थ्योरी किस पर आधारित है, तो जो ग्रहों की उत्पत्ति मानी है वैज्ञानिकों ने, ग्रहों की उत्पत्ति, वो ये बोलता है कि सूर्य से कोई यहां से टुकड़ा अलग हुआ सूर्य से, और वो बन गया अलग अलग टुकड़ों के रूप में इस तरह से। जो वर्तमान के ग्रह जो हमारे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो ग्रह हम 8 ग्रह की बात करते हैं, वो यही ग्रह हैं जिनकी उत्पत्ति कुछ इस तरह से हुई थी। और सूर्य को हम गर्म पिंड मानते हैं, एक जलता हुआ पिंड है सूर्य। तो सूर्य से इन 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। उसमें पृथ्वी भी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी भी है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी सूर्य से हुई है जिस प्रकार सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी। ये ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है। तो मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सूर्य तो गर्म है, उसके ऊपर आग जल रही है। तो पृथ्वी भी जब सूर्य से अलग हुई थी, जब ये सभी ग्रह अलग हुए थे, तब वो भी जलते हुए पिंड थे। इनके ऊपर भी आग, उस समय आग की लपेटें थी इसकी, इन ग्रहों के ऊपर भी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी जहां पे आके रुकी, ब्रह्मांड में जिस लोकेशन पे आके रुकी, उसको कुछ इस तरह का वातावरण मिला, पृथ्वी को कुछ इस तरह का वातावरण मिला। तो उसके चारों ओर का जो वातावरण था, वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका कुछ इनसे मतलब कुछ संबंध हुआ पृथ्वी का। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे इसके चारों ओर वातावरण में फैली, ऐसी कुछ
घटना घटी होगी जिसके कारण H2O, जल का सूत्र H2O, तो पानी बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो ऐसी कोई गैसें यहाँ पे इस वातावरण में पृथ्वी को मिली होगी, जो ये वातावरण जो पृथ्वी को मिला पूरा, इस वातावरण में पृथ्वी को ये सभी गैसें मिली होगी और इन गैसों से जल की उत्पत्ति हुई होगी। और जल से पृथ्वी की जो ये लपटें, आग की लपटें थी, वो धीरे धीरे शांत हुई होगी। यहाँ पे वाष्प जमी होगी, वर्षा हुई होगी, जिससे पृथ्वी का बाहरी भाग धीरे धीरे ठंडा हो गया होगा। तो पृथ्वी जब बाहरी रूप में ठंडी हो गई, इसके बाद उसका आंतरिक भाग तो अभी भी गर्म है, अभी भी पृथ्वी आंतरिक भाग में गर्म है और ऊपर ऊपर तो वर्षा होती रही, तो धीरे धीरे करोड़ों वर्ष लगे और ये पृथ्वी ठंडी हो गई। तो कभी कभी क्या होता है, अब जो आंतरिक भाग मैंने बोल दिया कि गर्म अभी भी है, सूर्य की जो गर्मी है वो अभी भी आंतरिक भाग में बनी हुई है। तो उस गर्मी, ये जो गर्मी है, और हमें एक बात यह भी बताया कि पृथ्वी के जो ये अंदर नलिकाएं मिलती है, अंदर पानी की मात्रा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पानी मिलता है इस कृष्ण भाग के आसपास और यहाँ पर। तो वो पानी इस गर्मी से, पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण वो पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है और वो वाष्प जो होती है वो पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पृथ्वी के धरातल पर आने की कोशिश करती है वहां से। तब वह किसी रास्ते को ढूंढती है, कोई नलिका ढूंढती है जिसके माध्यम से वो पृथ्वी के ऊपर तक आ सके। इसके लिए दबाव डालती है और मान लो कोई नलिका उसको मिल गई, तो वहां से ये पूरी वाष्प बाहर निकलने की कोशिश करती है और धरातल के ऊपर तक आ जाती है। और इस तरह धरातल के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होता है और हमारे पर्वतों, पठारों, चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो पूरी शुरू होती है क्रिया। तो ये इस तरह पूरा जुड़ा हुआ तंत्र है, इसलिए मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति तक पीछे ले गया। अब हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि चट्टानें जो होती है, कृष्ण भाग से संबंधित जो चट्टानें हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। ठीक, आगे फिर से मैं प्रश्न बना रहा हूं यहां पे। इसी कृष्ण भाग में कहा गया है कि 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कृष्ण भाग में 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं 2000 खनिजों में 24 प्रकार के मुख्य खनिज हैं जिनका योगदान चट्टानों के निर्माण में होता है। 2000 खनिजों, 2000 के आसपास खनिज है ऐसा मानते हैं कृष्ण भाग में। उसमें से 24 ऐसे मुख्य खनिज हैं जिनका योगदान जो होता है वो चट्टानों के निर्माण में होता है। इन 24 में से भी 6 खनिज और भी बहुत मुख्य हैं जो चट्टानों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। 24 में से भी 6 तो बहुत महत्वपूर्ण है और वही 6 खनिज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। उन 6 खनिजों के नाम जो चट्टानों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। कौन कौन से? फेल्सपार, क्वार्ट्ज जिसको स्फटिक बोलते हैं, पायरोक्सिस, एम्फीबोल, अब्रक और ओलिविन। ये 6 ऐसे खनिज हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है चट्टानों के निर्माण में। नेक्स्ट आगे, फिर मैंने यहां पे बताया था कि क्रस्ट, इसके बाद मेंटल और एक क्रोड, 3 भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग इस तरह से बांटे हुए। इनके कुछ एक अलग नाम भी मिलते हैं, आपको इसी क्लास में साथ में वो भी मैं बता देता हूं, आपके काम आएंगे। कृष्ण भाग का एक अन्य नाम है सियाल, मेंटल भाग का एक अन्य नाम है सीमा और क्रोड भाग का एक अन्य नाम है निफे। कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ये भी नाम दे रखे हैं इन तीनों परतों के। कृष्ण, मेंटल, क्रोड के क्रमशः नाम दे रखे हैं सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। तो क्यों दे रखे हैं? SI और AL लिख रखा है, मतलब ये सिलिकॉन, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, AL का मतलब एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण कृष्ण भाग का अन्य नाम सियाल दे रखा है। सिलिका और मैग्नीशियम के कारण मेंटल भाग का नाम सीमा दे रखा है। और निफे, निकल और Fe मतलब लोहा, निकल और लोहा खनिजों के कारण, अधिकता के कारण, इन खनिजों की अधिकता के कारण क्रोड भाग का अन्य नाम दे रखा है हमने निफे। तो ये कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा कर दी हमने। अब हम बढ़ रहे हैं चट्टानों के प्रकारों की ओर। परिभाषा तो क्लियर हो गई है कि कृष्ण भाग में मिलने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो कठोर हो या मुलायम, वो सभी पदार्थ जो यहाँ पे होंगे वो चट्टान कहलाते हैं। ठीक, आगे अब हम बढ़ते हैं चट्टानों के प्रकारों की ओर। ये मुख्य खनिज हो गए।
हाँ, तो ये आपके सामने चार्ट मैंने बना दिया है चट्टानों के प्रकार का। चट्टानों के नॉर्मली 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। चट्टाने 3 प्रकार की होती है, रट लेनी है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। ठीक, इंग्लिश में भी नाम या ध्यान रखने कभी कभी आ जाते हैं, तो इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक, ये 3 इंग्लिश में उनके नाम हो गए। ठीक, अब हम पहले देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में कि आखिर आग्नेय चट्टानें जो होती है वो उनकी कुछ विशेषताएं जो है वो देख लेते हैं क्या है। 3 प्रकार हो गए, अब हम उठा रहे हैं पहले आग्नेय चट्टान। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक होती है, मतलब पृथ्वी जब ठंडी होकर बनी उसके बाद जो पहली चट्टानें जो बनी थी वो कौन सी बनी थी, आग्नेय चट्टान, इसलिए इसका नाम यहाँ पे दे रखा है। आग्नेय चट्टान जो होती है वो क्या होती है, प्राथमिक होती है। फिर पॉइंट है मैग्मा निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानें मैग्मा निर्मित होती है। ये मैग्मा क्या है, एक शब्द आता है आपने सुना होगा मैग्मा, एक आता है लावा। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है थोड़ा देख लेते ध्यान से। जो ये आपको दिख रहा है इस धरातल से नीचे, जब कोई ज्वालामुखी उठता है अंदर से और वो धरातल पर आता है और आकर किसी पर्वत का निर्माण करता है। ठीक, ये धरातल है, ये धरातल की लाइन है, इस धरातल पे कोई पर्वत बना, ठीक है, अंदर से ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये कोई अंदर से तरल पदार्थ बाहर आ रहा है। मान लो कोई रुकावट आ गई बीच में, कोई कठोर ऐसी सतह आ गई और ये पदार्थ यहीं पे रुक गया, यहीं पे अंदर फैल गया। तो अब ये इधर देखो मैग्मा और लावा में यहीं पे आपको पता चलेगा क्या है ये। तो मैग्मा जब धरातल के ये जो तरल लावा, जो ज्वालामुखी का जो तरल लावा बाहर आ रहा था, तो धरातल के अंदर तक तो इसका नाम जो है, धरातल की जो सीमा है ऊपर उससे अंदर, तो इस तरल पदार्थ का नाम है मैग्मा। और जब यही मैग्मा धरातल के ऊपर दिखने लगता है, जब ऊपर आके किसी पर्वत का निर्माण करे, पठार बनाए, कुछ भी बनाए, जब ये तरल जो पदार्थ था वो ऊपर आता है, तब इसका नाम हो जाता है लावा। ज्वालामुखी का जो तरल पदार्थ है जो धरातल से ऊपर आ रहा है, अगर इसको हम धरातल की सीमा के अंदर तक देखें तब उसका नाम भूवैज्ञानिकों ने दे रखा मैग्मा, तब तक तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब वही मैग्मा धरातल के बाहर आता है, हमें जब दिखने लगता है, तब इसका नाम हमने रख दिया है लावा। ये उनका अंतर हो गया। अब इधर आगे क्या पॉइंट है, और कणदार, कण होते मतलब आग्नेय चट्टानों में कण होते हैं। ठीक है, कणदार मैंने लिख रखा मतलब कण होते, परतें नहीं होती है, नौ लिख रखा है मैंने। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती है, मतलब इस परत के रूप में ये चट्टानें नहीं मिलती है, सीधी बात है। आगे जीवावशेष 9, जीवों के अवशेष या वनस्पतियों के अवशेष आग्नेय चट्टानों में नहीं होते हैं, मैंने 9 लिख रखा है, नहीं होते हैं। क्यों, मैंने बताया था कि सूर्य से उत्पत्ति पृथ्वी की हुई और ये प्राथमिक चट्टानें हैं, ऐसा भी बोल दिया है। तो प्राथमिक चट्टानें हैं तो तभी जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं थी, वनस्पति भी तभी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई जीवावशेष नहीं मिलेंगे इन इस प्रकार की चट्टानों में। नेक्स्ट ध्यान से देखना, इधर आग्नेय के प्रकार हैं। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार तो है अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, अंतःनिर्मित या फिर आंतरिक आग्नेय चट्टान। दूसरा आग्नेय प्रकार का, आग्नेय चट्टान का दूसरा प्रकार है बाह्य या बाहरी आग्नेय चट्टानें, बाह्य या बाहरी आग्नेय चट्टानें। ये इसके 2 प्रकार है आग्नेय चट्टानों के। अब एक पहला देख लेते हैं, अंतःनिर्मित चट्टान। देखिए एक बार इधर देख लीजिए, जो ये धरातल की लाइन मैंने बना रखी है पृथ्वी के ऊपर, धरातल है, ये धरातल की लाइन है हमारी, इसके ऊपर हम निवास करते हैं। तो इस धरातल से नीचे की जो चट्टानें हैं, नीचे जो चट्टानें मिलती हैं उनको बोलते हैं अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें। ठीक, फिर दूसरा प्रकार बाह्य आग्नेय या बाहरी आग्नेय चट्टानें। तो ये जो हमें जो पर्वत और पठार दिखते हैं, हमें जो वो पूरी जो चट्टानें होती है वो होती है बाहरी आग्नेय चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानें के 2 प्रकार हो गए, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें मतलब ये अंदर है, और बाह्य या बाहरी, तो ये बाहर जो मैंने बना रखी है ऊपर, ये बाहरी आग्नेय चट्टानें जो हम बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इनको हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते अंतर्निर्मित को। अंतर्निर्मित चट्टानें हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखती हैं, जबकि बाहरी या आग्नेय चट्टानें हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इसमें मैंने और अंतर्निर्मित चट्टानें जो है, इस आंतरिक जो चट्टानें हैं उनको 2 प्रकारों में बांटा है मैंने। फिर और इसके 2 प्रकार होते हैं अंतर्निर्मित के, ए और बी मैंने लिख रखा है, एक तो पातालीय और एक मध्यवर्ती। मैंने यहाँ लिख भी रखा है इसी के अंदर, एक तो पातालीय, एक मध्यवर्ती। पातालीय को नीचे लिखा है, मध्यवर्ती को ऊपर लिखा है।
ये पातालीय। तो पहले समझते हैं पातालीय, इसका नाम पातालीय क्यों है। पातालीय चट्टान का पाताली नाम इसलिए है क्योंकि यूनान में एक देवता हुए थे, यूनानी लोग एक देवता का मानते थे, जैसे उनका नाम था प्लूटो। प्लूटो नाम का देवता जो था, प्लूटो, ठीक, यूनानियों का देवता था ये। यूनानी जो लोग थे या यूनान के जो लोग थे वो एक प्लूटो नाम के देवता को मानते थे, और उनके लिए, यूनानी के लिए जो ये प्लूटो था वो कौन था, पाताल का देवता। यूनानी का पाताल का देवता था वो प्लूटो था। उसी के नाम के आधार पर यूनानी ने नाम जो दे दिया वो दे दिया प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक्स या फिर पातालीय चट्टान। तो इसका नाम पातालीय इसलिए रखा है, और पाताल नाम इसलिए बोलते हैं कि प्लूटो जो देवता था वो यूनान का देवता था और वो उनके पाताल के देवता थे। उसी के नाम के आधार पर प्लूटो, और प्लूटो के आगे ये निक, तो प्लूटोनिक प्रकार की चट्टान, तो पातालीय चट्टान। अब और समझते आगे। पातालीय चट्टान जो है वो ये मैंने यहाँ पे बनाई है, और इसके ऊपर मैंने लिख रखा है मध्यवर्ती। मतलब पातालीय चट्टानें अंतर्निर्मित तो है, और पातालीय चट्टानें अंतर्निर्मित में भी सबसे आंतरिक भाग में है, पाताल में है। और मध्यवर्ती चट्टानें अंतर्निर्मित तो है पर पाताल के ऊपर की स्टेप है। ऊपर जो चट्टानें मिलती है वो कौन सी है, मध्यवर्ती चट्टानें मिलती हैं। पहले इस पे बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं आगे, आखिर इन दोनों में क्या है, पातालीय और मध्यवर्ती। देखिए, पातालीय चट्टानें नॉर्मली सबसे नीचे होती है, बस यहीं पे वो बन जाती है और उनकी आकृति सीधी हमें अंदर ही दिखती है सबसे नीचे। लेकिन मध्यवर्ती जो चट्टानें होती है उनके बारे में थोड़ा विस्तृत है। मध्यवर्ती जो चट्टानें है ऊपर वाली, उसमें क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर से, जब कोई ज्वालामुखी उठता है अंदर से, इसके बाद मान लो वो ऊपर आ रहा है, धरातल पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रास्ते में मान लो उसको कोई कठोर परत सामने आ गई, मान लो यहाँ पे कोई कठोर परत है और इस परत को वो पार नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये जो लावा, यहाँ पे जो भी मैग्मा था आंतरिक भाग में, ये जो मैग्मा था वो टकराकर मान लो यहीं पे रुक गया, यहीं पे इधर उधर हो गया और वहीं पे कठोर हो गया। पहले तो ये तरल था तो ही आ रहा था, लेकिन मान लो यहाँ पे रुक गया, कोई कठोर भाग आ गया सामने, और अब ये ठंडा होकर यहीं पे जम गया या फिर कठोर हो गया, और जो ये आकृति बनी वो मध्यवर्ती चट्टान की आकृति कहलाती है। या फिर ये जो चट्टान, ये जो लावा आ रहा था वो आते आते ज्यादा प्रेशर न होने की वजह से नीचे से मान लो धरातल के ऊपर आने से पहले यहीं पे बस रुक गया, जैसे जैसे आ रहा था लावा, ये मैग्मा जैसे जैसे आ रहा था वैसे कैसे वहीं पे रुक गया, जैसे पाइप की नुमा आकृति में, और कठोर हो गया यहीं पर, इसी तरह कठोर हो गया। तो ये भी किस प्रकार की, मध्यवर्ती प्रकार की चट्टान है। अब जैसे कि कैसे, ये अप्रत्यक्ष चट्टान है, मैंने अभी बताया था, बाहरी तो प्रत्यक्ष होती है और ये अप्रत्यक्ष होती है। तो ये तो हमें नहीं दिखती, तो ये हमें कब दिखती है, जैसे कि हम कभी खुदाई करते हैं, यहाँ पे खनन करते हैं, तो खुदाई करते करते मान लो हम नीचे जाए धरातल में, तो ये फिर हमें दिखने लगती है। जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं धरातल की, तो फिर इसका ये जो रूप है नीचे वो हमें दिखने लगता है। मान लो हमने किसी और खनिज की प्राप्ति के लिए खुदाई करना शुरू किया, तो हम नीचे गए धरातल में, ये लास्ट में ये जो यहाँ पे जमा हुआ जो मलबा था किसका, मध्यवर्ती चट्टान का, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान का, वो हमें दिखने लगा। तो पहले तो ये अप्रत्यक्ष था, लेकिन खुदाई की तो हमें प्रत्यक्ष रूप में मिला। तो ये तो इसके प्रकार हो गए। और एक बाहरी रूप, बाहरी रूप तो वही, अगर ये यही लावा अगर धरातल के ऊपर आ पाता मान लो, और आ रहा है, अगर आ पाता तो आकर किसी पर्वत का या पठार का निर्माण करता, जो हम बिल्कुल प्रत्यक्ष देख पाते हैं। तो वही चट्टानें होती हैं, बाहरी चट्टानें जो ज्वालामुखी की निर्मित होती हैं और लावा से निर्मित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके बारे में और कुछ आग्नेय चट्टान के बारे में और भी कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान के बारे में जो अंतिम पॉइंट बचते हैं वो ये है कि आग्नेय चट्टानों में नॉर्मली ये लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम और निकल, ये खनिजें मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर ये मैंने कुछ नाम लिख रखे यहाँ पे जो कभी याद नहीं होते, ऐसे अजीब नाम है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। एक नाम है बेथोलिथ, नेक्स्ट है लेकोलिथ, लेपोलिथ, थेकोलिथ, सील और डाइक। ये कुछ नाम है, और क्यों है यहाँ पे नाम, तो अंतर्निर्मित जो आग्नेय चट्टान का प्रकार हमने पढ़ा, उसमें से भी हमने मध्यवर्ती जो प्रकार पढ़ा, यहाँ पे मध्यवर्ती में हमने बात की थी कि अंदर आकृतियां बन जाती है, जो तरल लावा आ रहा था वो रुक जाता है बीच में, तो उस जो रुक जाता है वो मैग्मा रुक जाता है, उस मैग्मा की कुछ आकृतियां बनती हैं, और वे आकृतियां मैंने यहाँ पे बना रखी है। जैसे कि उन आकृतियों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे भूवैज्ञानिकों ने, जैसे कि बेथोलिथ प्रकार, इस प्रकार की जो आकृति बनती है, जब ये लावा अंदर से आ रहा था और इस प्रकार से मान लो बिखर के रुक जाता है, तो उसका नाम दे दिया बेथोलिथ। लेकोलिथ मतलब इस प्रकार का अगर कोई आकृति
बन जाती है किसी चट्टान की, तो वो होती है लेकोलिथ। एक है लेपोलिथ, फेकोलिथ, लहरदार आकृति में मान लो पूरा मलबा रुक गया तो ये नाम दे दिया सील। इस तरह की टाइप की जो आकृति बनती है वो टाइप अगर आकृति बनी यहाँ पे कहीं पर भी तो वो सील कहलाती है। और पाइप नुमा आकृति, सीधा सीधा लावा जो आ रहा था और वहीं पे आते आते रुक गया और कठोर हो गया, उसका नाम दे दिया डाइक प्रकार की आकृति। तो ये कुछ आकृतियों के आधार पर इनको बांटा गया आग्नेय चट्टानों में, मध्यवर्ती चट्टानों को। अब अंतिम रूप से हम देख लेते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में और रूपांतरित चट्टानों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में जो भी चीजें हैं यहाँ पे मैंने सीधी लिख रखी है और समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट मैंने लिख रखा है अवसादी चट्टानों के नीचे जीवावशेष, राइट, मतलब जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं, प्लस ये चट्टानें परतदार होती हैं। फिर जीवावशेष और परतदार होती है वो तो ठीक है, बट इनका निर्माण कैसे होता है चट्टानों का, तो थोड़ा निर्माण देख लेते हैं। अपर्दन व निक्षेपण मैंने लिख रखा है यहाँ पे, निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण अपर्दन व निक्षेपण से। तो कैसे, जो पूर्व की चट्टानें थी, पृथ्वी के बनने के बाद जो प्राथमिक चट्टानें जो थी उनसे क्या हुआ, निरंतर अपर्दन व निक्षेपण होता रहा, मतलब वर्षा, लाखों वर्षों तक वर्षा हुई और वायु के साथ कैसे भी, तो उस अपरदन से वो पर्वत टूट टूट कर इनके जो चूर्ण थे, इनका जो पूरा मिट्टी जो उतरी यहां से वो जा जाकर कहीं पे जम गई दूसरी जगह पे, और ये मिट्टी आकर ऐसे ऐसे परतों के रूप में जमती रही। ठीक है, ये परतें बनती रही। इसके साथ यहाँ पे जो रास्ते में जो भी ये मलबा पूरा आ रहा था पानी के साथ, तब उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु की हड्डियां, वो सभी पूरा कचरा, अवसाद का अर्थ ही कचरा होता, मतलब पूरा अवसाद का मतलब कचरा ही होता पूरा। तो ये पूरा अवसाद जो था वो साथ साथ में आकर इन परतों के रूप में जम गया, और कालांतर में कुछ समय के बाद ये परतें जो थी वहां पे कुछ अंदर खनिज बन गए, जैसे कि कोयला और प्राकृतिक तेल। तो ये जो चीजें बनती है वो बिल्कुल पेड़ पौधों के दबने से बनी है, कोयला और तेल। तो वो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, अवसादी प्रकार की चट्टान। तो इस तरह से इनके निर्माण का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट मैंने कुछ उदाहरण दे रखे और भी, चूना पत्थर, डोलामाइट और बालूका पत्थर। इससे पहले इनको उदाहरण को मैं बिल्कुल यहाँ पे बताने से पहले हम रूपांतरित चट्टान देख लेते हैं। रूपांतरित या कायांतरित, रूप का बदलाव होना। ठीक है, तो रूप का बदलाव कैसे हुआ, तो इसको हम देखने से पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है जीवावशेष नहीं पाए जाते, मैंने 9 कर रखा है। तो जीवों के अवशेष रूपांतरित चट्टानों में नहीं होते, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर रूप परिवर्तित होकर बनी है, बिल्कुल बनी है। और भी इनके निर्माण का जो क्रम है वो क्या मैंने लिखा, ताप और दबाव। ये जो चट्टानें थी अवसादी और कायांतरित, ये चट्टानें जब धरातल के अंदर थी, मैंने जो वो बताया था वहां पे, ये चट्टानें जब दबी हुई थी तब उसके अंदर एक तो पृथ्वी की गर्मी और चारों ओर का दाब, इन दाब और उससे इन चट्टानों का रूप भी थोड़ा परिवर्तित हो गया और वो चट्टानें बन गई रूपांतरित चट्टानें। इन्हीं चट्टानों के ऊपर ताप और दबाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें अस्तित्व में आई। ठीक है, और उसके भी कुछ मैंने उदाहरण दे रखे। तो ये कैसे बना, अब इनका तो रूप परिवर्तित हुआ है, तो ये इन्हीं से क्या बना, जैसे कि देखना ध्यान से यहाँ पे, ये तो मैंने लिख रहा है चूना पत्थर, चूना पत्थर था, और ये है रूपांतरित या कायांतरित लिख रखा है मैंने, मतलब रूप परिवर्तित हो गया किसके कारण, दबाव और ताप के कारण। तो इसी पर दबाव और ताप पड़ा तो इसका रूप परिवर्तित होकर बन गया संगमरमर। तो जो संगमरमर हमारा उदाहरण है वो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित प्रकार की चट्टान का उदाहरण। किसी समय में डोलोमाइट जो था अवसादी चट्टान से निर्मित, तो उसी पर ताप और दबाव से और कुछ वर्ष गुजरे, लाखों वर्ष गुजरे, उसके बाद इसी का रूप परिवर्तित होकर ये क्या बन गया, क्वार्टजाइट बन गया। नेक्स्ट इसके बाद ये क्वार्टजाइट नहीं बना, ये दोनों तो बन गए सीधे संगमरमर। चूना पत्थर और डोलोमाइट सीधे संगमरमर बन गए, और ये जो बालूका पत्थर था, ये बालूका पत्थर का जो परिवर्तित रूप है वो बना क्वार्टजाइट। बालूका पत्थर का परिवर्तित रूप ताप और दबाव से क्या बना, क्वार्टजाइट। और जो ये आग्नेय चट्टान के ग्रेनाइट और बेसाल्ट थे, उनका जो रूप परिवर्तित हुआ, उनका जो बहुत समय बाद ताप और दबाव से रूप परिवर्तित हुआ, और जो नई प्रकार की चट्टानें बनती हैं और उसके कुछ नए खनिज बनते हैं, वो कौन से बनते हैं, तो ग्रेनाइट से जो खनिज बना वो तो बना नीस। ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप जो था ताप और दबाव के कारण वो नीस बना, और बेसाल्ट का जो परिवर्तित रूप था वो सिस्ट या एम्फीबोल। इस प्रकार के खनिज होते हैं। तो सिस्ट व एम्फीबोल खनिज जो बने वो किससे बने, तो ये कभी बेसाल्ट थे, उसी बेसाल्ट पे ताप और दबाव पड़ा लाखों वर्षों तक, जिसका रूप परिवर्तित होके
वो सिस्ट या एम्फीबॉल बन गई। तो ये चट्टानों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। ठीक, इसके बारे में और भी विस्तृत नोट्स आपको मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, उस लिंक पे क्लिक करके आप चट्टानों के बारे में विस्तृत नोट्स है, भारत में मुख्य मुख्य जो चट्टानें हैं उनके बारे में भी उसके अंदर बताया गया है, आप बिल्कुल देख सकते हो। और हमारे चट्टानों का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।